धूप में पिता और चूल्हे पर माँ जलती है, तब जाकर कहीं औलाद पलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी है तकदीर का लिखा। माँ को गवार समझने वाले बहू बेटों को जब अपनी माँ की विदेश में हैसियत पता चली तो बेटे बहू का सर चकरा गया। लाचार घर से निकाली गई बूढ़ी माँ ने आखिर ऐसा क्या करिश्मा किया था, चलिए जानते हैं इस कहानी में। सरस्वती जी सुबह सुबह बेटे के लिए चाय लेकर गईं तो माँ को अपने कमरे में देखते ही उसके तन बदन में आग लग गई और गुस्सा होते हुए बोला, आपसे कितनी बार कहा है कि आप मेरे कमरे में मत आया कीजिए, समझ में नहीं आता। पूरे दिन खांसती मठारती रहती हैं, जब जब कमरे में आती हैं एक अजीब सी बदबू छोड़ जाती हैं। हर बार कमरे में सैनिटाइजर करना पड़ता है। एक कोने में पड़ी क्यों नहीं रहती आप? क्यों भूल जाती हैं ये आपका गांव नहीं है? नम आंखों से सरस्वती जी बोली, बेटा मैं तो तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी। अच्छा ठीक है, चाय रख दीजिए और जल्दी से मेरे कमरे से बाहर जाइए। बेटे की बात सुनकर सरस्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। इतने में बेटा फिर से बोला, अब खड़े खड़े मुझे घूर क्यों रही हैं? जाइए यहाँ से। तभी सरस्वती जी की बहू चंचल ने कमरे में प्रवेश किया। हाय डार्लिंग, कैसी रही तुम्हारी पूरी रात की पार्टी? चंचल गले में हाथ डालते हुए बोली, बेबी रात भर पार्टी और डांस करके मेरे हाथ पांव में दर्द हो रहा है, मुझसे तो आज कोई काम नहीं होगा। माँ के सामने ही दोनों ने सारी शर्म लिहाज बेच खाई थी। तभी चंचल ने कहा, ये बुढ़िया हमारे कमरे में क्या कर रही है? कुछ नहीं बेबी, माँ चाय देने आई थी। माँ देख रही हो आपकी बहू कितनी थकी हुई आई है पार्टी से, जाकर इसके लिए गर्म तेल लेकर आइए और चंचल के पैरों को तेल लगाकर थोड़ी देर दबा दीजिए। तभी अचानक गाल पर पड़े चटाक की आवाज से दोनों बहू बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें थप्पड़ मारने की? इतने में ही एक और तमाचा रौनक के गाल पर पड़ा। बस बहुत हुआ तुम लोगों का, शर्म नहीं आती अपनी माँ का अपमान करते हुए? अरे कम से कम मेरी उम्र का ही लिहाज कर लेते। चंचल ने कहा, सासू माँ हद में रहिए। आज तो जैसे सरस्वती जी के ऊपर भूत ही सवार हो गया था। उन्होंने एक और थप्पड़ अपनी बहू के गाल पर भी जड़ दिया। अच्छे से जानती हूँ बहू तुम्हें, निहायती बदतमीज औरत हो तुम। अरे 4 अक्षर क्या पढ़ ली, अपनी सारी सभ्यता संस्कृति भूल गई? अभी 4 झापड़ और लगाऊंगी ना तो सारी अंग्रेजी निकलकर बाहर आ जाएगी, समझी तुम? और बेटा तुम, वो तो बहू है, लेकिन क्या तुम पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें माँ के दर्द का रत्ती भर भी एहसास नहीं होता? और तुमने क्या कहा था, आज माँ के हाथों की चाय पीने से तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि बुढ़ापे में मुझे सर्दी खांसी रहती है। लेकिन मैंने तो कभी बचपन में खुद से तुम्हें दूर नहीं किया। जब तुम्हें आए दिन मलेरिया, दस्त, उल्टी होती, न जाने क्या क्या बीमारी लगी रहती थी, तो मैं तो कभी तुमको अपने आंचल से उतरने तक नहीं दिया। छी, तुम लोग अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो। अगर पढ़ लिख कर इंसान तुम्हारे जैसा बनता है और बड़े होकर अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो लानत है तुम जैसे पढ़े लिखे बच्चों पर। इससे अच्छा तो फिर अनपढ़ ही ठीक है। कम से कम वो अपनी सभ्यता संस्कृति तो नहीं भूलता है। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर दुनिया से अकेले लड़कर तुम्हें इस काबिल बनाया था कि तुम बुढ़ापे में अपनी माँ के आत्मसम्मान को तार तार करो? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन आज तुमने अपनी पत्नी के आगे एक माँ के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। अब मैं तुम लोगों की एक भी नहीं सुनने वाली। तुम लोगों का क्या करना है यह भी मैं अच्छे से जानती हूँ। दोनों बेटे बहू माँ का यह रूप देखकर सन खड़े रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अकेली माँ इतना साहस भी दिखा सकती है। इतना कहकर सरस्वती जी फूट फूट कर रोने लगी। भरी जवानी में सरस्वती जी विधवा हो गई थी। अकेले उन्होंने अपने बेटे को कैसे पाला पोसा और पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और शादी किया, और सोचा था कि बहू आएगी तो इतने सालों से जो उनके अकेलापन और दर्द
वह सहती आ रही थी वह खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही था। धीरे धीरे बहू ने उनकी दुर्दशा करनी शुरू कर दी थी, यहाँ तक कि नहाने धोने और खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दी थी। दरअसल 1 महीने पहले की बात है। सरस्वती जी के बहू बेटे की आज शादी की सालगिरह थी और वह अपने घर के बाहर एक छोटी सी कोठरी में लेटी हुई आराम कर रही थी। सरस्वती जी अपनी खटिया पर लेटी थी कि तभी दरवाजे पर एक जोर का झटका लगा और दरवाजा खुल जाता है तो 2 आदमी सरस्वती जी को खटिया समेत उठाकर एक किनारे रख देते हैं। सरस्वती जी हड़बड़ाकर उठ बैठी और उनसे पूछती हैं, यह सब क्या हो रहा है? तो उन 2 आदमियों ने कहा, माँ जी, हमें इस कमरे का पंखा खोलने के लिए भेजा गया है, इसीलिए तुम्हें हटाया। पर किसने भेजा है तुम्हें? उस आदमी ने कहा, आपकी बहू ने। तब तक उनकी बहू चंचल भी उस कमरे में आ पहुंची और कहती है, अरे जल्दी खोलो पंखा, बाहर बरामदे में भी तो लगाना है, थोड़े ही देर में मेहमान भी आने लगेंगे। सरस्वती जी ने अपने बहू से कहा, बहू, यह पंखा खुलवाकर कहाँ ले जा रही हो? और फिर यहाँ बिना पंखा के मैं कैसे रहूंगी? पहले मेरा बिस्तर छीनकर खटिया लगवा दिया, जिससे मेरे कमर का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा है, और ऊपर से यह पंखा भी नहीं रहेगा तो मैं कैसे सो पाऊंगी? चंचल उन्हें झकझोरते हुए बोली, बुढ़िया, तुझे यह छत और 3 प्रहर का खाना भी मिलता है, इसके लिए मेरा शुक्र मना। बिस्तर और पंखा चाहिए महारानी को। पता भी है कितना बिल आता है? तुम्हें क्या पता होगा, दिन भर पड़े रहना और चरना, इसके अलावा और काम ही क्या करती हो तुम? सरस्वती जी बेचारी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और पास जाकर अपने खटिया पर बैठकर पसीना पोंछने लगती हैं। आज घर में पार्टी थी। सरस्वती जी के बेटे रौनक और बहू चंचल की शादी की सालगिरह थी, जिसके लिए पूरे घर को सजाया जा रहा था। यहाँ घर के कोने कोने को रोशनी और पंखे से सजाया जा रहा था। वहीं सरस्वती जी के कमरे में पंखा भी हटा दिया गया। चंचल और रौनक भाग भाग कर सारा काम देख रहे थे। तभी हलवाई चंचल से कहता है, मैडम, अचानक से मेरा सहायक बीमार पड़ गया तो मैं किसी और से बात की है, वह अभी आता ही होगा, पर वह बड़ा सुस्त है, धीरे धीरे काम करता है, इसीलिए रसोई का काम अभी ही शुरू कर देता हूँ, पर मुझे एक और सहायक की जरूरत पड़ेगी। इतने में चंचल ने कहा, अच्छा, तुम्हें किस काम के लिए सहायक चाहिए? तो उस हलवाई ने कहा, मैडम, सब्जी काटने, जूठे बर्तन धोने, जूठी टेबल पोंछने, साथ साथ पूड़ियाँ बेलने के लिए मुझे एक सहायक की जरूरत होगी। चंचल ने जवाब देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक सहायक है जो यह सारा काम अकेले ही कर देगी। चंचल ने यह कहा और थोड़ी ही देर में वह सरस्वती जी को रसोई में ले आई और हलवाई से कहा, यह लो, ये रही तुम्हारी सहायक। उस हलवाई ने बड़े आश्चर्य से सरस्वती जी को देखते हुए कहा, पर यह तो काफी बुजुर्ग हैं, क्या यह इतने सारे काम कर पाएंगी? अरे मैडम, कहाँ से ले आई आप इसे? बेचारी को इतना काम कैसे करेंगी? इतने बड़े बड़े पतीले यह धो पाएंगी? इतने में चंचल ने कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो और इसे इसका काम करने दो। यह कहकर चंचल वहां से चली गई। इधर हलवाई ने सरस्वती जी से कहा, अम्मा, तुम यहाँ बैठकर यह सारी सब्जियां काट दो। वहां सब्जियों के ढेर पड़े थे, जिसे दिखाकर हलवाई सरस्वती जी से पूछता है, काट लोगी ना अम्मा इतनी सब्जियां? अच्छा बताओ अम्मा, घर में और कोई नहीं है क्या तुम्हारे, जो तुम इस उम्र में भी यह काम करने आई हो? मानता हूँ कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, पर अपनी उम्र तो देखो, इस उम्र में इतना कठिन काम। सरस्वती जी ने कहा, क्या कहूँ बेटा, जब किस्मत ही खराब हो तो उम्र को ही हार मानना पड़ता है। मुझे जो यहाँ छोड़कर गई है अभी, वह मेरी बहू है। सरस्वती जी के इतना कहते ही उस हलवाई ने कहा, क्या वह आपकी बहू है? मतलब तुम इस घर की मालकिन होकर नौकरानी का काम करती हो? पर क्यों अम्मा? बेटा, कहाँ की मालकिन, मैं एक बुढ़िया हूँ जिसको उसके बेटे बहू एहसान कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर देते हैं बेटा। माता पिता अपने बच्चों को तो बुढ़ापे की लाठी समझते हैं,
पर यह कोई नहीं जान सकता कि वह लाठी आपको सहारा देगी या आपके ऊपर पड़ेगी। हलवाई सरस्वती जी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। तभी सरस्वती जी ने कहा, चलो बेटा, अब मुझे क्या करना है यह बता दो। भाई, बूढ़ी हड्डियां हैं, थोड़ा धीरे धीरे काम करेंगी। उस पर अगर बातें करने लगेंगे तो और देरी हो जाएगी, जिससे तुम्हें थोड़ी फटकार मिलेगी, पर मुझे मेरा तो खाना ही मिलना बंद हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया। तभी चंचल रसोई में आकर कहती है, सुन बुढ़िया, तुझे बाहर नहीं आना है किसी भी हाल में। मैंने सारे मेहमान को कह दिया है कि मेरी सास तीर्थ यात्रा पर गई हैं, इसीलिए गलती से भी अपना चेहरा मत दिखाना। अब क्या था, इसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है और इधर खाना बनकर तैयार हो गया था। पूरे दिन रसोई में बैठे बैठे सरस्वती जी की हालत खराब थी, ऊपर से उनसे काम भी करवाया जा रहा था। हलवाई तो फिर भी बाहर पंखे के नीचे बैठकर सुस्ता कर आता, पर सरस्वती जी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। कुछ घंटे बाद हलवाई आकर सरस्वती जी से कहता है, अम्मा, बस पार्टी खत्म ही समझो, अब तुम भी खा लो, फिर बाहर चली जाना, थोड़ा आराम कर लेना। भूख तो सरस्वती जी को काफ़ी लगी थी और सुबह से खाने के बीच में बैठकर भी वह एक निवाला खाने का सोच भी नहीं सकती थी। सरस्वती जी को खाते हुए देख लिया, तब तो वह उसका खाना पीना ही बंद कर देगी। और हलवाई के कहने पर बाहर जाकर वह आराम करे भी तो कैसे। एक तो रसोई में पसीने से तरबतर हुई थी, ऊपर से उनके कमरे का पंखा भी हटा दिया गया था। जब सारे मेहमान चले गए और चंचल रसोई में आई तो उसने हलवाई को पैसे दिए। तो इस पर हलवाई ने कहा, मैडम, बर्तनों को धोने के लिए एक साबुन दे दीजिए और मेरे साथ में आए एक सहायक को थोड़ा कुछ दे दीजिए, वह सारे बर्तन धो देगा, किसी और को कुछ नहीं दूंगी। बर्तन धोने वाली है यहाँ मेरे पास, तो मैं फोकट में किसी को पैसे क्यों दूं। और तुम अपने सहायक से कहना जो खाना बचा है वह ले जाए, और तुम भी ले जाना, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे सकती। उस हलवाई ने कहा, पर मैडम, इतने बड़े बड़े बर्तन यह बेचारी अम्मा कैसे धोएंगी, इनसे तो हिलाया भी नहीं जाएगा। जहाँ पार्टी में इतने पैसे खर्च किए वहाँ थोड़े से और पैसे खर्च भी हो जाएंगे तो क्या हुआ। इतने में चंचल भड़कती हुई कही, तुम्हें बड़ी पड़ी है इस बुढ़िया की। सुनो, अब तुम्हारे काम के पैसे मिल गए हैं ना, अब अपना रास्ता नापो। हलवाई ने अपने सहायक को खाना समेटने को कहा। इतना कहकर हलवाई सरस्वती जी को एक दया की दृष्टि से देखता है और वहां से चला गया। उसके जाते ही चंचल सरस्वती जी से कहती है, सुन बुढ़िया, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, वह सारे बर्तन तुम्हें ही धोने हैं, क्योंकि थोड़े ही देर में इसे लेने वाले आ रहे हैं और इसके बाद इस जगह की सफाई भी करनी है। सरस्वती जी ने अपनी बहू से कहा, बहू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पहले मुझे खा लेने दो, फिर यह सारा बर्तन धो लूंगी। यह सुनते ही चंचल गुस्से भरे स्वर में बोली, यह सारा काम पहले खत्म करो, फिर खाना खा लेना। मुझे पता है अगर पहले ही तुम्हें खाना मिल जाएगा तो तुम सुस्ता कर काम करोगी, इसीलिए पहले काम खत्म करो। अब सरस्वती जी अपने आंसू रोक नहीं पाईं। सुबह से काम किया, एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला था, पर अंत में उन्हें मिला क्या। पूरा काम करने के बाद थोड़ा सा दाल और चावल और कुछ पूरियां। वह सोचने लगी कि आखिर क्या पाप किया था मैंने, जो यह दिन देखना पड़ रहा है। जो दाल चावल और पूरियां हैं उसको ही खाकर भूख को मिटाना ही पड़ेगा। सरस्वती जी यह सोचते हुए जूठे बर्तन को समेटने लगी, पर जब वह एक पतीला लेकर उसके ढक्कन को हटाती हैं तो वह चौंक जाती हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मिठाई, गाजर का हलवा, पनीर की सब्जी के साथ थोड़ी सी चटनी भी रखी हुई थी। सरस्वती जी समझ गईं कि यह उस हलवाई का काम है। उसने सारा खाना लेते समय मेरे लिए मिठाइयाँ और पनीर की सब्जी, चटनी छोड़ गया है। वह हलवाई को दुआ देने लगी और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। सरस्वती जी उन बड़े बड़े पतीलों को बड़े ही मेहनत से धो रही थी। तभी उनका बेटा रौनक वहां आकर कहता है, यह क्या माँ, जरा और जोर लगाओ ना, खाती तो इतना हो।
सब कहाँ चला जाता है? यह सुनकर सरस्वती जी कहती हैं, हाँ बेटा, खाती तो बहुत हूँ, पर खाना नहीं अपनी इज्जत, अपना मान खाती हूँ। लोग बच्चों के लिए इतनी मन्नतें क्यों मानते हैं? जो बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं और ऊपर से इतने दिनों तक मेरे सिर पर बोझ बनी हुई हो। तुम्हें पालते पालते तो मैं ही चला जाऊंगा। अपनी बेटे की बदतमीजी भरी बातें सुनकर सरस्वती जी से कुछ बोला नहीं गया और रौनक की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। खैर, इन सब बातों को बीते अभी 4-5 दिन हुए थे। सरस्वती जी को इन सब चीजों की आदत हो गई थी। एक दिन सरस्वती जी घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी वहां पर हलवाई आ जाता है। उसे देख चंचल, जो वहीं आंगन में बैठी अपना श्रृंगार कर रही थी, उसने कहा, क्या हुआ, क्या चाहिए? तो हलवाई ने कहा, मैडम, वह उस दिन मेरी एक करछी यहीं छूट गई थी शायद, तो वही लेने आया हूँ। चंचल ने कहा, अच्छा ठीक है, जाकर रसोई में देख लो। और हाँ, ये बुढ़िया, तू भी जा इसके साथ, अंदर देखना कहीं हमारा कोई सामान अपने साथ न ले जाए। सरस्वती जी और हलवाई रसोई में जाते हैं। रसोई में जाते ही हलवाई कहता है, अम्मा सुनो, मैं तो यहाँ बस करछी के बहाने आया हूँ। दरअसल बात कुछ और है। उस दिन तुम्हारी रसोई को देखकर मैं तो हैरान ही रह गया। इस उम्र में भी सब्जियाँ इतनी अच्छी काट लेती हो और खाना भी इतना अच्छा बनाती हो, कितनी कुशलता से सब करती हो, और तुम्हारे खीर का तो कोई मुकाबला ही नहीं। इसीलिए तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। यहाँ एक बड़े सेठ जी के यहाँ उनके पोते का अन्नप्राशन है। वैसी खीर अगर तुमने उस दिन बना दिया, यकीन मानो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। हलवाई की बात सुनकर सरस्वती जी ने कहा, पर मैं यहाँ से कहीं निकल नहीं सकती, तो वहाँ कैसे जाऊंगी? और बेटे बहू की गुलामी की जिंदगी से परेशान हूँ। अगर उन्हें मेरे काम का पता चला तो मुझे घर और बाहर दोनों के कामों को करा करा कर पीस डालेंगे। ना बाबा ना, तुम तो रहने ही दो। मेरे लिए इतना सोचा उसके लिए शुक्रिया, पर मुझे अपना हुनर कहीं नहीं दिखाना। सरस्वती जी की बात सुनकर हलवाई ने कहा, अम्मा, तुम यहाँ से कोई और बहाना बनाकर निकलना। देखो अम्मा, तुम अपने बेटे बहू की गुलामी क्यों करती हो? जब तुम्हारे पास अच्छी खासी कमाई होगी, और वह भी अच्छी खासी, तो फिर तुम्हें किसी की गुलामी करनी नहीं पड़ेगी। जरा सोचो। और हाँ, यह लो मेरा नंबर, अगर करने का मन करे तो बस इस नंबर को मिला देना। एक बात याद रखना अम्मा, यह कोई छोटा मोटा सेठ नहीं है। यह कहकर हलवाई वहां से चला गया। सरस्वती जी को तो हर रोज बासी खाना ही मिलता था, पर आज चंचल के ऐसा कहने पर पता नहीं उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया और वह खाना बनाकर रख देती हैं और मंदिर जाने का बहाना बनाकर उस हलवाई को फोन कर उस काम के लिए हाँ कर देती हैं। वह अब जब भी हलवाई कहता वह वहीं चली जाती खीर बनाने। उस सेठ के खीर बनाने के बाद वह इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उन्हें कईयों ने अपने यहाँ खीर बनाने का ऑर्डर दे दिया। वह ज्यादातर मंदिर के बहाने घर से निकलने लगी। इस पर चंचल को शक हुआ, पर उसने सोचा, चलो घर के काम करके ही तो जाती है, जाए जहां भी जाना है। उसने तो कभी यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बुढ़िया को वह पुराने सामान की तरह इस्तेमाल कर रही थी, वह इतना कुछ कर सकती है। इसी तरह कुछ महीने बीते और सरस्वती जी प्रसिद्ध होती जा रही थी। एक दिन रौनक घर आकर चंचल से कहता है, सुनो, व्यापार में बड़ा घाटा हो रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है जल्दी ही यह घर बेचना पड़ेगा। पर यह घर बेचकर हम जाएंगे कहाँ? चंचल ने पूछा। एक किराए का मकान देख रखा है, मैं इस बुढ़िया को आश्रम में छोड़ आऊंगा और हम एक साथ उस किराए के मकान में रहेंगे। इस तरह हम दोनों अपना खर्चा चला लेंगे। इस बुढ़िया का बोझ कौन उठाएगा? रौनक ने यह सारी बातें अपनी पत्नी से कहा। फिर एक दिन सुबह सरस्वती जी से कहा, चलो माँ, तुम्हें आश्रम में छोड़ देता हूँ। अब यह घर मैंने किसी को बेच दिया है, तो इसीलिए हम जा रहे हैं किराए के घर में, और तुम्हारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। आज तुम्हारी वजह से मेरी यह हालत हुई है। मनहूस हो तुम, हमेशा मेरी बरकत तुम्हारी वजह से नहीं हो पाई। अपने बेटे की यह बातें सुनकर
आंखों में आंसू लिए सरस्वती जी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। और उन्होंने हाथ जोड़कर बोला, बेटा बस 15 दिन की मोहलत दे दो, मैं अपने रहने का इंतजाम कर लूँ, फिर मैं खुद चली जाऊंगी यहाँ से। बेटे ने सोचा, चलो ठीक है, खुद ही चली जाएगी तो कोई मुझ पर उंगली भी नहीं उठाएगा। सरस्वती जी अब ऐसे ही छुपते छुपाते लोगों के बुलाने पर खाना बनाने के लिए जाती थीं, जहाँ से उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलने लगी थी। तो करीब ऐसे ही 15 दिन निकल गए। अब तो सरस्वती जी के पास खर्च के लिए पैसे की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे पैसे ज्यादा मिलने लगे। सरस्वती जी दिन में गले में झोली और हाथ में डंडा लेकर घर से निकल जाती, ताकि बेटे बहू को लगे कि माँ मांग मांग कर अपना पेट गुजारा करती है। वह भी कुछ नहीं पूछते थे। वे सोचते थे कि चलो, हमसे तो पीछा छूटा इस माँ का। एक दिन सरस्वती जी को उस हलवाई ने बताया कि अम्मा, विदेश में बहुत बड़ा आयोजन होगा। देश विदेश के लोग वहाँ पर अपने अपने तरीके का ट्रेडिशनल खाना बनाएंगे और जिनका खाना ज़्यादा पसंद आएगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। यह सुनते ही सरस्वती जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। उन्होंने हलवाई से कहकर अपने विदेश जाने के सारे कागजात तैयार करवा लिए थे। जाने की तारीख आई तो सरस्वती जी रोज की तरह भीख मांगने की झोली और हाथ में डंडा लेकर और झोली में कुछ कपड़े डालकर घर से निकल गईं और उस हलवाई के साथ फ्लाइट पकड़कर विदेश के लिए रवाना हो गईं। 2 दिन बाद आयोजन था। सभी लोग अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना रहे थे। सरस्वती जी ने वहीं 4 ईंट का एक चूल्हा जमाया और सरसों का साग, मक्के की रोटी, खीर पूरी सभी देसी आइटम बनाए थे। कुछ समय बाद बड़े बड़े लोगों ने खाना टेस्ट करना शुरू किया। तो पहले तो सरस्वती जी के खाने की तरफ किसी ने झांका तक नहीं, लेकिन कुछ ही देर में हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लोगों की सारी भीड़ सरस्वती जी के खाने पर टूट पड़ी। लोगों को उनका सरसों का साग, खीर पूरी इतना पसंद आया कि लोग उंगलियां चाटते रह गए। यह देखकर सरस्वती जी की आंखें भर आईं। स्टेज पर उन्हें $1 करोड़ की धनराशि दी गई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कहते हैं ना कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती। आज सरस्वती जी की किस्मत भी बुलंदियों को छूने को तैयार थी। 1 करोड़ के साथ साथ उन्हें वहां रहने की भी सुविधा दी गई। सरस्वती जी ने ठान लिया था कि अब वह यहीं रहकर अपना गुजारा करेंगी, क्योंकि घर वापस गईं तो बहू बेटे उनकी सारी धनराशि छीन लेंगे। उन्होंने हलवाई के साथ मिलकर वहीं पर एक रेस्टोरेंट खोल दिया। महीने बीते, साल बीते, ऐसे ही दिनों दिन सरस्वती जी का नाम अखबारों में भी चर्चित होने लगा था। विदेश में उनका देसी खाना मशहूर होने पर टीवी पर उनके इंटरव्यू तक आने लगे थे। एक दिन सरस्वती जी के बहू बेटे घर पर थे और उनका 10 साल का पोता टीवी पर कार्टून देख रहा था कि गलती से उसने कोई बटन दबा दिया और चैनल बदल गया, जिस पर सरस्वती जी का इंटरव्यू चल रहा था कि तभी सोनू चिल्लाया, दादी दादी, पापा देखो, दादी टीवी पर आ रही हैं। दोनों ने सोचा कि मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब सोनू चिल्लाता रहा तो जैसे ही दोनों बाहर आए तो सरस्वती जी को टीवी पर देखकर तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनका सर चकरा गया। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ विदेश में इतना नाम कमाएगी। उन्हें तो लग रहा था कि माँ कहीं मर गई होगी। दोनों के मन में लालच आ गया। उन दोनों ने कहीं से जुगाड़ करके अपनी माँ का फ़ोन नंबर निकलवा लिया और उन्हें फ़ोन किया। उन दोनों ने अपनी माँ से माफ़ी मांगा और घर आने को कहा, लेकिन सरस्वती जी ने उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। वे दोनों गिड़गिड़ाते रहें, बोलते रहें, माफ़ी मांगते रहें, लेकिन सरस्वती जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और कहा, मेरे कोई भी बेटा बहू नहीं है, मैं तो यहाँ विदेश में रहती हूँ, मैं किसी को नहीं जानती। दोनों गिड़गिड़ाते रहें, लेकिन सरस्वती जी नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने यह कहते हुए फ़ोन काट दिया। आज सरस्वती जी का पोता 20 साल का हुआ तो उन्होंने अपने पोते के बैंक अकाउंट में उसके भविष्य के लिए कुछ पैसे डाल दिए और वह विदेश में रहकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगी। प्रिय दर्शकों,
सरस्वती जी का निर्णय कैसा था, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। उन्होंने अपने दम पर इतना सराहनीय कार्य किया, इसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से भरा रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।